फिल्म की शुरुआत एक अजीब मिनिएचर हाउस से होती है, लेकिन दोस्तों ये कोई आम खिलौना नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि ग्रैम फैमिली की जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में है। जैसे कोई आर्टिस्ट छोटे पुतलों को नचाता है, ठीक वैसे ही इस फैमिली की तकदीर को कोई अदृश्य ताकत कंट्रोल कर रही है। ये लोग एक ऐसे खौफनाक खेल के मोहरे हैं जिसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। कहानी की असल शुरुआत होती है नानी एलन की मौत के बाद। उनके फ्यूनरल से उनकी बेटी एनी, जो एक मिनिएचर आर्टिस्ट है, स्टेज पर खड़ी होकर बताती है कि उसकी माँ कितनी रहस्यमयी और सीक्रेटिव थी। एनी की आंखों में अपनी माँ के जाने का दुख कम और एक अजीब सा डर ज्यादा था, क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसकी माँ मरकर भी इस परिवार का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तभी हमारा ध्यान जाता है घर की सबसे छोटी और अजीब बेटी चार्ली पर। चार्ली अपनी नानी की मौत पर रोने के बजाय चुपचाप अपनी डायरी में डरावने स्केच बना रही थी, और तभी वो अपनी जीभ से एक अजीब आवाज निकालती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि इस फिल्म का सबसे खौफनाक एलिमेंट है। इसी दौरान एनी नोटिस करती है कि फ्यूनरल में आए कुछ अजीब लोग उसे देखकर डरावनी मुस्कान दे रहे हैं। एलन के गले में एक अजीब सा सिंबल वाला लॉकेट है। ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि एलन एक बेहद खौफनाक और सीक्रेट शैतानी कल्ट की लीडर थी, जिसने अपनी ही फैमिली को नर्क के राजा के आगे दांव पर लगा दिया था। फ्यूनरल खत्म होने के बाद ग्रैम परिवार अपने घर लौट आता है, लेकिन एलन के जाने के बाद भी घर का माहौल नॉर्मल नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं चार्ली अपनी माँ से कहती है, अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? उसकी माँ कहती है, मैं रखूंगी। फिर चार्ली कहती है, आपके मरने के बाद मेरा ध्यान कौन रखेगा? जिस पर एनी थोड़ा सोचने लगती है। फिर वो कहती है, तुम्हारा बड़ा भाई पीटर रखेगा। फिर वो चार्ली से कहती है, तुम्हारी नानी तुम्हें बहुत प्यार करती थी, बचपन में वो मुझे तुम्हारे पास भी नहीं आने देती थी। तभी चार्ली कहती है, नानी को तो लड़का चाहिए था। चार्ली के सोने के बाद एनी वहाँ से चली जाती है। एनी को अपनी माँ के कमरे से एक अजीब सी खुशबू आती है, और जब वो वहाँ जाती है तो उसे अपनी माँ के सामान में सीक्रेट स्पिरिट और कल्ट से जुड़ी बेहद डरावनी किताबें मिलती है। साथ ही उसे एक नोट भी मिलता है जिस पर लिखा था, हमारी कुर्बानियों का फल मीठा होगा। एनी इस नोट को समझ नहीं पाती, लेकिन खौफ की शुरुआत हो चुकी थी। उसी रात एनी को घर के अंधेरे कोने में अपनी माँ की स्पिरिट दिखाई देती है, जो बस एक पल के लिए फ्लैश होती है और गायब हो जाती है। एनी पूरी तरह डर जाती है। अगले ही दिन एनी के पति स्टीव को एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला बताता है कि किसी ने एलन की कब्र को खोदकर उसकी लाश को चुरा लिया है। स्टीव इस खबर को एनी से छुपा लेता है, क्योंकि एनी पहले से ही डिप्रेशन में थी। जरा सोचिए, कोई किसी बूढ़ी औरत की लाश को कब्र से क्यों चुराएगा? इसका जवाब कल्ट के उस खौफनाक प्लान में छुपा था। इसी बीच चार्ली स्कूल में बैठी होती है। अचानक एक चिड़िया उसकी क्लास की खिड़की के कांच से टकराकर मर जाती है। क्लास खत्म होने के बाद चार्ली चुपके से बाहर जाती है, एक कैंची निकालती है और मरी हुई चिड़िया का सिर काटकर अपनी जेब में रख लेती है। वो उस कटे हुए सिर से एक अजीब सा खिलौना बनाती है। तभी चार्ली को एक अजीब औरत दिखाई देती है, जो नानी के फ्यूनरल में भी आई थी। चार्ली फिर से अपनी जीभ से वही आवाज निकालती है। अगले सीन में हम देखते हैं एनी को। वो अपने पति से झूठ बोलती है कि वो फिल्म देखने जा रही है, पर असल में वो एक ग्रीफ काउंसलिंग ग्रुप में जाती है। वो वहाँ उन लोगों के सामने अपनी माँ के बारे में बताती है कि उसकी माँ थोड़ी अजीब थी और वो उसके भाई के शरीर में किसी की आत्मा को डालना चाहती थी, और इसी वजह से उसके भाई ने सुसाइड कर लिया था। यहाँ तक कि इसके पिता की भी मिस्टीरियसली मौत हो गई थी। वो ये भी बताती है कि जब उसके बेटे पीटर का जन्म हुआ था तब वो उसे अपने बेटे के पास भी नहीं आने देती थी, लेकिन जब चार्ली का जन्म हुआ तो एनी ने अपनी माँ को अपनी बेटी चार्ली के पास जाने के लिए अलाउ किया। वो कहती है कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तब से चार्ली का बिहेवियर अजीब हो गया। अगले सीन में हम चार्ली को देखते हैं। उसके रूम में एक पीली रोशनी आती है, जिसे चार्ली फॉलो करती हुई एक खेत में पहुंच जाती है। वहाँ एक आदमी आग के बीच में बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई सैटेनिक रिचुअल कर रहा था। फिर तभी पीछे से एनी आ जाती है और चार्ली का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है। खौफ का जाल अब इस परिवार के चारों तरफ बिछ चुका था, और अब वो टर्निंग पॉइंट आने वाला था जो ग्रैम फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर देने वाला था। अब कहानी में एंट्री होती है कि ऐसी भयानक घटना की जो इस पूरे परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं पीटर को उसके दोस्त पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या मैं आपकी कार ले जा सकता हूँ, जिस पर एनी कहती है चार्ली को भी साथ ले जाओ। चार्ली मना करती है, पर एनी उसे पीटर के साथ भेज देती है। वहाँ पीटर अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाता है और चार्ली को कहता है तुम यहीं बैठो और केक खाओ,
मैं अभी आता हूँ। चार्ली वो केक खा लेती है और उस केक में नट था। चार्ली को नट से एलर्जी थी, इसीलिए उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसका गला चोक करने लगता है। पीटर जब चार्ली की ये हालत देखता है तो वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो तुरंत चार्ली को कार में पीछे वाली सीट पर बैठाता है और उसे अस्पताल ले जाने के लिए हाईवे पर पूरी स्पीड से कार दौड़ाने लगता है। रात का अंधेरा था, कार की रफ्तार बेहद तेज थी और अंदर बैठी चार्ली का दम घुट रहा था। सांस न आने की वजह से तड़पती हुई चार्ली हवा के लिए कार की खिड़की खोलती है और अपना सिर बाहर निकाल लेती है। तभी हाईवे के बीचों बीच अचानक एक मरा हुआ जानवर आ जाता है। उसे बचाने के चक्कर में पीटर तेजी से कार को मोड़ता है। कार का बैलेंस बिगड़ता है और सड़क के किनारे लगे एक खंबे से चार्ली का सिर सीधे जाकर टकरा जाता है। एक जोरदार आवाज होती है और सिर्फ 1 सेकंड में चार्ली का सिर धड़ से अलग हो जाता है। कार रुकती है। पीटर सदमे में था। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाता। पीटर इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है। वो सीधा घर आता है और चुपचाप अपने बेड पर लेट जाता है। सुबह होती है, तभी घर के बाहर से एनी की चीख सुनाई देती है। एनी ने कार में चार्ली की बिना सिर वाली लाश को देख लिया था। ग्रैहम फैमिली का सबसे बड़ा नाइटमेयर अब हकीकत बन चुका था। चार्ली की दर्दनाक मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। खासकर एनी बहुत ज्यादा रोती है। वहाँ पीटर उस एक्सीडेंट के गिल्ट और खौफ के साए में जी रहा था। घर में कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। एक सीन में हम देखते हैं पीटर जब स्मोक कर रहा था तब उसे एक अजीब तरह का अटैक आता है। वो सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाता है। अगले सीन में हम एनी को देखते हैं। वो फिर से फिल्म का बहाना करके एक बार फिर से उसी ग्रीफ काउंसलिंग में जाती है, लेकिन वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। तभी उसे वहाँ एक जॉन नाम की औरत मिलती है। जॉन बताती है हाल ही में उसके बेटे और पोते की भी मौत हो गई है। वो एनी को कहती है तुम्हारा जब भी मन करे मुझसे कांटेक्ट करना। फिर वो एनी को खुद का एड्रेस देती है। अगले सीन में हम देखते हैं पीटर को वही आवाज आती है जो चार्ली निकालती थी। पीटर डर जाता है। पीटर को एक पल के लिए ऐसा लगता है कि चार्ली वहीं पर है। अगले दिन एनी जॉन के घर जाती है और जॉन के घर के बाहर एक डोरमेट देखती है। वो डोरमेट उसे देखा हुआ लगता है। वो कुछ ज्यादा सोचती तभी दरवाजा खुल जाता है। एनी जॉन को बताती है कि मेरी माँ भी ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी वाले डोरमेट यूज करती थी। फिर वो दोनों बातें करने लगती है। एनी चार्ली के बारे में बताती है कि चार्ली की बॉडी उसके घर के बाहर पड़ी थी, उसका सिर कटा हुआ था। तभी जॉन पीटर और उसके रिश्ते के बारे में पूछती है। एनी बताती है कि मुझे नींद में चलने की आदत है। बहुत सालों पहले चार्ली और पीटर दोनों छोटे थे। एनी बताती है मैं उनके बेड के पास खड़ी थी। वो दोनों पेंट थिनर से पूरी तरह ढके हुए थे और एनी खुद भी। उसके एक हाथ में माचिस थी और दूसरे हाथ में थिनर का खाली डब्बा। एनी जैसे ही माचिस जलाती है एकदम से तभी उसकी आंख खुल जाती है और फिर पीटर भी जाग जाता है और चिल्लाने लगता है। एनी उसी वक्त माचिस को बुझाती है। एनी को काफी वक्त लग गया अपने बच्चे को ये समझाने में कि वो नींद में चलती है और ये उसने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन पीटर को एनी आज तक नहीं समझा पाई। वहाँ एनी चार्ली का मिनिएचर आर्ट बना रही थी। स्टीव को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि पीटर ये देखेगा तो उसे बुरा लगेगा, जिस पर एनी कहती है नहीं, ये बस एक एक्सीडेंट व्यू है। फिर अगले सीन में हम तीनों को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं। वहाँ पीटर और एनी के बीच बहस हो जाती है। पीटर कहता है कि आपने ही चार्ली को मेरे साथ जबरदस्ती भेजा, वो नहीं जाना चाहती थी। एनी सारा ब्लेम पीटर के ऊपर डाल देती है। वो पीटर को बहुत बुरा भला कहती है। स्टीव दोनों को बात खत्म करने को कहता है। अगले सीन में हम एनी को शॉपिंग मॉल से बाहर आते देखते हैं। वहाँ उसे जॉन दिखाई देती है। जॉन बहुत खुश लग रही थी। वो एनी को बताती है कि उसने एक प्राचीन कला यानी सियांस आत्मा बुलाने के तरीके से अपने मरे हुए पोते की आत्मा से बात की। वो एनी को बहुत फोर्स करती है और वो उसे अपने घर ले आती है। एनी पहले तो इस बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब वो अपनी आंखों के सामने टेबल पर रखे ग्लास को खुद ब खुद हिलते और मोमबत्ती की लौ को अजीब तरह से बढ़ते हुए देखती है तो वो दंग रह जाती है। जॉन एनी को समझाती है कि वो भी इस सीक्रेट मंत्र को पढ़कर अपनी मरी हुई बेटी चार्ली की आत्मा से बात कर सकती है। बस उसे चार्ली की एक अनमोल चीज की जरूरत होगी। अगले सीन में हम एनी को नींद से उठते हुए देखते हैं। उठते ही वो बहुत सारी चींटियों को देखती है। वो उनका पीछा करती हुई पीटर के कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ उसे पीटर के शरीर पर ढेर सारी चींटियां दिखती है। तभी पीटर जागता है और एनी से कहता है मॉम, आप मुझसे डरती क्यों हैं? एनी कहती है मैं मां नहीं बनना चाहती थी, मुझे डर लगता था। पीटर कहता है आपने मुझे मारने की कोशिश की। तभी वहाँ आग लग जाती है और एनी की आंख खुल जाती है। ये बस एक सपना था, असल में वो नींद में नहीं चल रही थी। उसी रात एनी अपने पति स्टीव और बेटे
पीटर को जबरदस्ती डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और चार्ली की आत्मा को बुलाने का डरावना प्रोसेस शुरू कर देती है। वो चार्ली की स्केचबुक लेती है, वो मंत्र पढ़ती है और अचानक घर का पूरा माहौल बदल जाता है। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती है, हवा का तापमान गिर जाता है और एनी के ऊपर जैसे कोई दूसरी ताकत हावी हो जाती है। वो चार्ली की ही आवाज में बात करने लगती है। पीटर और स्टीव बुरी तरह से डर जाते हैं। स्टीव तुरंत एनी पर पानी डालता है, जिसके बाद एनी होश में आ जाती है। वो इस प्रोसेस को रोक देते हैं, लेकिन ग्रैहम फैमिली बहुत ही बड़ी गलती कर चुकी थी। एनी ने अनजाने में कल्ट के लिए अपने घर का दरवाजा खोल दिया था। चार्ली की आत्मा के बहाने अब इस घर में एक बेहद प्राचीन खौफनाक शैतान कदम रख चुका था, जिसका नाम था किंग पेमोन। अगले सीन में एनी बहुत गुस्से में थी। वो अपने सारे मिनिएचर तोड़ देती है। वो चार्ली की स्केचबुक देखती है, जिस पर पीटर के स्केच अपने आप बनने लगते हैं। फिर एनी उस स्केचबुक को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे आग में डालती है, एनी के शरीर में भी आग लग जाती है। मजबूरन एनी को बुक की आग को बुझाना पड़ता है। अगले दिन एनी जॉन के घर जाती है। एनी दरवाजा बजाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। वहाँ हमें दिखाया जाता है टेबल पर पीटर के फोटो के आसपास कैंडल्स और कुछ अजीब चीजें रखी थी। ऐसा लग रहा था कि पीटर के साथ कुछ सैटेनिक रिचुअल्स किए गए हैं। एनी की नजर उसी डोरमेट पर जाती है और उसे याद आता है कि उसकी माँ के पास भी ऐसे ही डोरमेट थे। वो जल्दी से अपने घर जाती है और एलन के सामान में वैसे ही डोरमेट देखती है। फिर उसे एक एल्बम मिलता है, जिसमें वो अपनी माँ एलन के साथ जॉन को देखती है। फिर उसे एक बुक मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि एलन जिस शैतानी कल्ट की लीडर थी, वो सालों से नर्क के 8 राजाओं में से एक किंग पेमोन को इस धरती पर बुलाने की कोशिश कर रहे थे। पेमोन को इस दुनिया में राज करने के लिए एक इंसानी पुरुष मेल होस्ट का शरीर चाहिए था। पहले पेमोन को चार्ली के शरीर में डाला गया, लेकिन औरत का शरीर होने के कारण पेमोन की ताकत अधूरी थी, इसलिए उन्हें अब पीटर का शरीर चाहिए था। एलन ने मरने से पहले एक मास्टर प्लान बनाया था, जिसमें उसकी फ्रेंड जॉन उसकी मदद कर रही थी। जॉन का एनी से दोस्ती करना, वो सब बस पीटर के अंदर शैतान को डालने के लिए ही था। इन सब के बाद एनी अपने घर के एटिक में जाती है, जहाँ उसे अपनी माँ की बॉडी दिखाई देती है, जिसका सर कटा हुआ था। बॉडी सड़ चुकी थी और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। हमने देखा था कि स्टीव को कॉल आया था कि एलन की बॉडी चोरी हो गई थी। अब वो बॉडी यहाँ कैसे आई? एटिक की छत पर भी वही खून से पेमोन का सिंबल था, जो सिंबल हम कई जगहों पर देख चुके थे। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुँच चुकी थी। घर के अंदर की शैतानी ताकतें अब सीधे पीटर पर हमला करने लगती है। पीटर को फिर से वही आवाज आती है। स्कूल की क्लास में बैठे बैठे पीटर का शरीर अचानक अकड़ने लगता है। उस पर कोई इनविजिबल एंटिटी हावी हो जाती है। वो खुद अपने चेहरे को डेस्क पर इतनी जोर से मारता है कि उसकी नाक टूट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। स्टीव जब पीटर को घर लेकर आता है तो एनी पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। वो स्टीव को सारी बात बताती है और एलन की बॉडी को भी दिखाती है। फिर वो स्केचबुक जलाने को कहती है, लेकिन स्केचबुक जलाने से एनी भी जल जाती, इसलिए स्टीव मना कर देता है। एनी को लगता है कि किताब जलने से सब रुक जाएगा, लेकिन जैसे ही एनी किताब को आग में डालती है, एनी की बजाय स्टीव के शरीर में अचानक आग लग जाती है और वो जिंदा जलकर मर जाता है। ये देखकर एनी का बचा कुचा मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट जाता है। किंग पेमोन अब एनी के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। रात को जब पीटर को होश आता है तो घर में पूरी तरह अंधेरा देखता है। वो जैसे ही नीचे आता है, उसे अपने पिता की जली हुई लाश मिलती है। तभी पीटर देखता है कि उसकी माँ एनी हवा में तैरती हुई दीवार के कोने पर चिपकी है। पीटर डर के मारे चिल्लाता हुआ ऊपर एटिक की तरफ भागता है। वहाँ एनी पागलों की तरह अपने सर को दीवार पर पटक रही थी। वहाँ एलन की बिना सिर वाली लाश रखी थी, जिसके चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। कल्ट के कुछ लोग बिना कपड़े पहने अंधेरे कोने में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। तभी पीटर देखता है कि उसकी माँ हवा में तैरते हुए एक तार से अपने ही हाथों से अपना सिर काट लेती है। खौफ की हदें पार हो चुकी थी। पीटर इस भयंकर डर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और खिड़की का कांच तोड़कर नीचे कूद जाता है। जैसे ही पीटर जमीन पर गिरता है, एक रोशनी उसके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। पीटर वापस खड़ा होता है, लेकिन अब वो पीटर नहीं था। उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल चुके थे। पीटर वापस उठकर एटिक की तरफ जाता है, जहाँ अब एक बड़ा सा ट्री हाउस बना हुआ था। वहाँ कल्ट के सारे लोग, जिसमें वो औरत जॉन भी शामिल थी, वो घुटनों के बल बैठे थे। सामने चार्ली का कटा हुआ सिर एक पुतले पर सजाया गया था, जिसके सर पर सोने का मुकुट था। जॉन आगे बढ़ती है और पीटर के सर पर वो मुकुट रख देती है। वो चिल्लाती है, हेल किंग पेमोन। यहाँ आकर फिल्म खत्म होती है और असली सच सामने आता है। कल्ट ने इस पूरी सोची समझी साजिश के तहत पहले एनी का भाई मरा, फिर एलन को मारा, फिर चार्ली का वो भयानक एक्सीडेंट करवाया गया ताकि उसका सिर
धड़ से अलग हो सके। इसके बाद एनी को मोहरा बनाकर सियांस करवाया गया ताकि पीटर का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट जाए। जब पीटर खिड़की से कूदा तो उसका असली वजूद खत्म हो गया। किंग पैमॉन ने उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, यानी अंत में वो शैतानी कल्ट जीत जाता है और ग्रैम फैमिली का आखिरी बेटा अब इस धरती पर तबाही मचाने के लिए शैतान बन चुका था। कहानी यही खत्म होती है।